नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आक्रामक राष्ट्रवाद नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड 11th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का स्टडी मेरे इस चैनल पे अभी हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे इस चैनल पे हिस्ट्री एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का सारा चैप्टर अपलोड करने का प्रयास हो रहा है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। 11th का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसके बाद मैं स्टैंडर्ड 12 अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। मेरा उद्देश्य ये है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए, जिनको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे तो हिस्ट्री से प्रश्न जब आएंगे तो वो होते हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी की बुक से। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल हों, इसी को ध्यान में रख करके हिस्ट्री को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 आपके लिए अवेलेबल हो जाए एक ही चैनल पे, एक ही जगह। तो आज ये स्टैंडर्ड 11th का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। मॉडर्नाइजेशन का वे क्या क्या था, ऐसे कौन कौन से तरीके थे जिसके कारण हमारा विश्व आधुनिकीकरण की तरफ प्रवृत्त हुआ, बढ़ा। तो इस प्रक्रिया में आक्रामक राष्ट्रवाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, और वो आक्रामक राष्ट्रवाद, ये आक्रामक राष्ट्रवाद के चलते भी दुनिया में बहुत बड़ा काम हुआ और विकास के बहुत रास्ते खुले। तो कहाँ तक ये आक्रामक राष्ट्रवाद सही है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस संबंध में आक्रामक राष्ट्रवाद। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था। मेजी संविधान, जिसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, वह सीमित मताधिकार पर आधारित था। मताधिकार सब लोगों को नहीं मिले थे, कुछ ही लोगों को मिले थे सीमित मताधिकार। और उसने डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। जापानियों की जो सोच थी वह जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। उन्होंने अपने संसद का नाम डाइट रखा। डाइट क्या है? तो एक जर्मन शब्द है। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि वह इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। पश्चिमीकरण और परंपरा, वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। यदि जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो ये फुकुजावा युकिची ये बहुत बड़े विद्वान थे।
इनका विचार वैसा था। अगली पीढ़ी में ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व, नेशनल प्राइड जैसी देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उबेकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। रोजमर्रा की जिंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों में भी दिखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ीं। लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गईं, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौरान में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनीं जो युद्ध का समर्थन करती थीं। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय टॉपिक था उसका, जिसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को आंतरिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शन शास्त्री राके से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का
इसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गईं। यह तर्क दिया गया है कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का वैसैन्यीकरण कर दिया गया और डिजार्मामेंट और एक नया संविधान लागू किया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाएबात्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए, इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। विश्व युद्ध में जब जापान बुरी तरह पराजित हुआ, राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से, लेकिन बाद में उसने विकास किया जो एक चमत्कार जैसा था। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थीं। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थीं, अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह भी जापानियों की क्षमता दर्शाती है कि वे कितने कैपेबल थे। वे नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अरगजी का जहर जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मिनामात के पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। ज़मीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों में स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो जापान के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कैसे जापान आधुनिक हुआ, कैसे वहाँ विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, उसमें हार हुई प्रथम वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उसके बाद में आप फिर से जापान अपने पैरों पर खड़ा हुआ
तो ये यही कहानी है जापान के आधुनिकीकरण की। तो अब हम लोग चीन के विषय में पढ़ेंगे। चाइना जो भारत का पड़ोसी भी है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में तीन समूहों के नज़रिए झलकते हैं, कांग योवेल या लियांग कीचाऊ। तो मेरे दोस्तों, चीन के विषय में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।